कुछ लोग ये सोचते हैं कि वेब करना या ई सिगरेट ये कैंसर नहीं करेगा मुझे, कितना सही? प्रॉब्लम इज उसको अगर उस हिसाब से न लिया जाए जिस तरीके से मेडिकली प्रिस्क्राइब है तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उससे वो डिटॉक्स नहीं होते, उल्टा फॉर सम टाइम उनको किक मिल जाता है, बट देन दे गो बैक टू स्मोकिंग। अगर सिम्टम्स की बात की जाए, कैसे कोई कॉमन मैन भी समझ सकता है कि ये सिम्टम्स है, मीन्स इट कुड बी ओरल कैंसर? ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे अपने आसपास जो बहुत सिगरेट पीते हैं और ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी। जी, ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है? क्या डेंटल हाइजीन का ध्यान न रखने से भी कैंसर होता है? जनरली हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एज जहाँ पे सेक्सुअल एक्सपोजर हो उससे पहले वो ले ली जाए। सो मोटा मोटा हम बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में 10 साल है, हमारे इसमें 16-17 साल से लेके 30 साल तक के हम बोलते हैं कि वो लेना फ़ायदेमंद है। भारत में आधुनिकता की होड़ में कई युवा स्मोकिंग करते हैं जो कि उन्हें मॉडर्न दिखाता है, जबकि ये उनकी गलत धारणा है। स्मोकिंग न सिर्फ हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालती है बल्कि कैंसर रोग भी इसी की वजह से होता है। सिगरेट की डिब्बियों पर भी एक वार्निंग मैसेज लिखा होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी इन वार्निंग्स को हम इग्नोर करते हैं और कई लोग स्मोकिंग या तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन ओरल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का सबसे बड़े कारणों में से एक है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे और कारण हैं जो कि ओरल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे ही तमाम सवाल ओरल कैंसर को लेकर हमारे मन में ज़रूर उठते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज डॉक्टर अमय बिहानी, जो कि इंदौर स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर फुल टाइम स्पेशलिटी सिस्टम की सुविधा प्रदान करता है, जो कि मरीजों के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट द नवनीत शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दी नवनीत शो सर। जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है सर जो लगातार देश में बढ़ रही है और उसमें ओरल कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? ओरल कैंसर आज इंडिया में प्रचलित कैंसर में से सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है और इसका प्रमुख कारण टोबैको का सेवन है एंड अल्कोहल का सेवन है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे देश में बहुत इजीली अवेलेबल है। हर नुक्कड़ हर कॉर्नर पे हमें टोबैको की शॉप्स मिल जाएंगी, चाहे उस पर जितनी भी वार्निंग साइंस लिखी हो वो बहुत फ्रीली बिक जाती है, बहुत ईजिली ली जाती है। दूसरा, आज भी हमारी सोसाइटी में टोबैको को लेके सोशल एक्सेप्टेंस अभी भी है। अगर कोई टोबैको खा रहा है तो हम उसको कुछ बहुत ज़्यादा घृणित निगाहों से नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि इवन इफ हर छोटे से छोटा गांव में, नगर में, विलेज में ये चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। ठीक बात। दूसरा, जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है अब वो टोबैको को कहीं कहीं ज़्यादा एक्सपोज्ड है। दोनों ही फॉर्म में, चिवेबल टोबैको मतलब जो हम तंबाकू, खैनी, गुटखा ये सब मांगते हैं, एज वेल एज जो मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है, चाहे वो ई सिगरेट्स हों, फिल्टर्ड सिगरेट्स हो, सिगार्स हों, हुक्का हो, उन सब पे भी उनका भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वेब करना या ई सिगरेट ये कैंसर नहीं करेगा मुझे, कितना सही? नहीं, ये वो कहते हैं कि जिसमें क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर कम हो जाता है नॉर्मल सिगरेट के कंपैरिजन में, पर निकोटिन का अमाउंट उतना ही और उससे कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उससे कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, उससे सिर्फ स्मोक उतना नहीं होता, रिलेटिवली स्मोकलेस रहता है वो। ठीक है। बट कैंसर होने के चांसेस उतने ही रहते हैं एंड इवन लंग कैंसर्स की डिजीजेस, लैरिंग्स कैंसर की डिजीजेस इनमें कहीं ज़्यादा अमाउंट में देखी जाती है। दूसरी, ये कैंसर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है पर हार्ट रिलेटेड और अस्थमा रिलेटेड कंप्लेंट्स भी काफ़ी इंक्रीज होती हैं। सो हाई बीपी होना, अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आना, ये सारी चीज़ें वेपिंग से बढ़ जाती हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग ये च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं जो लेते हैं इस सोच के साथ कि इसको खाने से मेरा स्मोक कम हो जाएगा या स्मोकिंग कम हो जाएगी, वो टैबलेट्स भी सेफ है या नहीं है? टैबलेट्स रिलेटिवली सेफ है पर उसको लेने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स खुद जाके निकोटेक्स की टैबलेट्स खरीद लेते हैं या च्युइंग गम्स ले लेते हैं। हाँ। अपने हिसाब से वो लेते रहते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम इज उसको अगर उस हिसाब से न लिया जाए जिस तरीके से मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उससे वो डिटॉक्स नहीं होते, उल्टा फॉर सम टाइम उनको किक मिल जाता है, बट देन दे गो बैक टू स्मोकिंग और वो उसी की हैबिचुअल भी हो जाता है कई बार। एब्सोल्युटली। एंड जब एक बार उनको देख के लगता है कि नहीं 2-3 हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं आया तो वो लेना भी बंद कर देते हैं। तो जब भी कोई ऐसे निकोटेक्स टैबलेट या दूसरी टैबलेट्स पे जाते हैं, च्युइंगम्स या लोसेंजेस पे जाते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो भी अपने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करके लें, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो उस तरीके से फॉलो करें तो कहीं ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
ग्रेट। अच्छा, ओरल कैंसर की अगर टाइप की बात करें, कितने प्रकार होते हैं ओरल कैंसर के? सो ओरल कैंसर में सबसाइट वाइज हम देखें तो 7 या 8 सबसाइट्स रहती हैं, पर मोटा मोटा देखा जाए 95% स्क्वामस सेल कार्सिनोमाज रहते हैं। सो जो नॉर्मल छाले या गठान मुंह में दिखती हैं, जीभ के ऊपर जो छाले दिखते हैं, निगलने में जो दर्द होता है, उस टाइप के जो छाले रहते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में होते हैं। 5% कैंसर्स वो रहते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, मैलिग्नेंट मेलानोमास हो सकते हैं, शरीर के कहीं और कैंसर वहाँ मेटास्टेसाइज हो सकते हैं, पर वो हार्डली 5% बनाते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए, कैसे कोई कॉमन मैन भी समझ सकता है कि ये सिम्टम्स है, मींस इट कुड बी ओरल कैंसर? सो हम जनरली जो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में 2-3 चीज़ें बताते हैं। कोई भी ऐसा छाला जो 15 दिन से ज़्यादा बना हुआ रहे, डटा हुआ रहे, जो हील ना हो रहा हो, श्रिंक ना हो रहा हो, ये सबसे बड़ी अलार्मिंग साइन रहती है। किसी भी टाइप की गठान अगर गले में महसूस हो रही है जो 7 दिन से या 10 दिन से ज़्यादा हो, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है जो मेंटेन रहे, आवाज़ में सडनली परिवर्तन आ जाए, ठीक है, जब भी बात कर रहे हैं तो स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाए या बात करने में दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबम्यूकोसल डिजीज़ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी टाइप की छाला या गठान जो 15 दिन से ज़्यादा मेंटेन्ड है, या कोई भी ऐसी कंप्लेन जो दवाइयों से हील नहीं हो रही है, उसके लिए वो तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट से या जनरल सर्जन से कंसल्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे अपने आसपास जो बहुत सिगरेट पीते हैं और ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी। जी, ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है? ये बुरा है, ये काफ़ी बुरा है। सिगरेट पीने से जो आवाज़ में हेवीपन या वॉइस में हेवीपन मानते हैं, वो इसी वजह से कि उससे सूजन आने लगती है स्वरयंत्र पे, लैरिंग्स में, लंग्स के मांसपेशियों में। वो सूजन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो फॉर सम टाइम हो सकता है कुछ सालों के लिए उनको वो भारीपन, वो मैस्कुलिन आवाज़ अच्छी लग रही है, बट वो लॉन्ग टर्म में वो आवाज़ बैठती चली जाती है और उसमें ही कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वो एक पॉजिटिव की तरह वो एक ज़्यादा साइड इफेक्ट है रादर देन कोई अच्छी चीज़ के। तो ज़्यादा होशियार बनने की नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसके लिए स्पीच थेरेपी के कई तरीके हैं जिससे आवाज़ में बदलाव लाया जा सकता है, बट स्मोकिंग या हुक्का इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू हैव। अच्छा, ये जो ओरल कैंसर है, क्या जेनेटिक भी होता है? अगर किसी को फैमिली में हो तो क्या वो आगे सरपास हो सकता है? जनरली ओरल कैंसर्स जेनेटिकली प्रोन नहीं रहते हैं, फैमिली में रन नहीं करते हैं, ठीक है, बट मेनी अ टाइम्स हम जो केसेस देखते हैं, बड़े भाई को है, छोटे भाई को है, बड़ी बहन को है, छोटे बहन को है, वो इसलिए क्योंकि टोबैको का प्रचलन फैमिली में चल रहा है। पूरे परिवार में पान खाने की आदत है या टोबैको लेने की आदत है, बड़ को देख के छोटे भी लेते हैं, उनसे छोटे भी लेते हैं। इस वजह से एक परिवार में मल्टीपल लोगों को ओरल कैंसर हो सकता है, पर वो जेनेटिक से ज़्यादा जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, जो हैबिट्स है, उस वजह से रहता है। यस। क्या ओरल कैंसर को लेकर कुछ वैक्सीनेशंस हैं ऑलरेडी मार्केट में? सो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 2 टाइप से होते हैं। एक ऑब्वियसली जो टोबैको से होता है, एक जो अब अप ट्रेंड आया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चेंज दिखा है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ओरोफैरिंजियल कैंसर, मतलब टॉन्सिल के कैंसर, टंग के पीछे के कैंसर, खाने की नली के कैंसर के लिए पॉजिटिव एजेंट्स हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन्स हैं। HPV वैक्सीन 2 टाइप की आती है, गार्डेसिल सर्वेरिक्स आती है। पहले ये फीमेल्स में दिया जाता था बिकॉज ये कार्सिनोमा सर्विक्स और गायनेक कैंसर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो नेशनल प्रोग्राम में भी फीमेल्स के लिए अलाउड है, 16 साल से 26 साल की उम्र के बीच में ये इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब UK, USA में अब ये मेल्स को भी दिया जाता है। अच्छा। ओरल कैंसर, ओरोफैरिंजियल कैंसर, रेक्टल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर्स, इन सब में ये प्रिवेंशन में यूजफुल है। और अब एज ग्रुप 10 से 40 साल के बीच में रहती है, 3 डोज रहते हैं, सस्ती वैक्सीन है, बहुत महंगी नहीं है, पर अगर कोई ऐसी वैक्सीन जिससे हम कैंसर को रोका जा सके या प्रिवेंट किया जा सके, इट्स वर्थ टेकिंग दैट वैक्सीन। तो वो हिंदुस्तान में भी पुरुषों को क्यों नहीं दी जा रही? उसके पीछे कोई स्टडी? वो उतना प्रचलित नहीं है। अच्छा, प्रचलित नहीं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो दी जा सकती है। अब हम जो भी यूथ है, जब हम कॉलेज में कोई सेमिनार लेते हैं या कॉलेज में अवेयरनेस टॉक्स देते हैं, तो हम बोलते हैं बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और वो उसकी एज लिमिट क्या होगी? जनरली हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एज जहाँ पे सेक्सुअल एक्सपोजर हो, उससे पहले वो ले ली जाए। सो मोटा मोटा हम बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में 10 साल है, हमारे इसमें 16-17 साल से लेके 30 साल तक के हम बोलते हैं कि वो लेना फ़ायदेमंद है। उसके बाद भी लेने का साइड इफेक्ट नहीं है, बट हो सकता है उतना ज़्यादा एडवांटेजेस ना हो। अगर ओरल कैंसर के जो ट्रीटमेंट है जी, इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए, कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो ओरल कैंसर्स में 3 टाइप के ट्रीटमेंट रहते हैं, एक सर्जरी, एक रेडिएशन और कीमोथेरेपी। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी इज द मेन वे टू गो अहेड। सर्जरी का साइड इफेक्ट पहले ही हम मानते थे कि अगर किसी को ओरल कैंसर है और हमने सर्जरी की है तो चेहरा थोड़ा टेढ़ा बाका हो जाएगा, खाना खाने में दिक्कत हो जाएगी, आवाज़ बदल जाएगी। अब वो चीज़ें नहीं होती। तो अब हम चेहरा क्या कितना भी हिस्से को हमें हटाना पड़ता है, उसको अब अच्छे से अच्छे प्लास्टिक
प्लास्टिक सर्जरी से अपन रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Okay. अगर जॉ बोन हटा रहे हैं तो उसकी जगह एक नई बोन लग जाती है। अगर टंग का पार्ट हट रहा है तो एग्जैक्टली नई टंग भी बन जाती है। बाहर का स्किन हट रहा है तो नॉर्मल स्किन जैसी बन जाती है। तो अब प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, जिस वजह से ये सब ठीक करना अब उतना मुश्किल नहीं है। तो पेशेंट का जो सबसे बड़ा डर रहता है कि कॉस्मेसिस कैसा रहेगा, सोशल एक्सेप्टेंस कैसा रहेगा, फंक्शनैलिटी रहेगी या नहीं, अब उसका डर पेशेंट्स को नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर सोशली एक्टिव, बाहर जाके खाना खाने में उनको दिक्कत नहीं होती है, निकलने में दिक्कत नहीं होती है, एंड कॉस्मेटिकली भी वो काफ़ी एक्सेप्टेबल रहते हैं। जहाँ तक रेडिएशन और कीमोथेरेपी की बात आती है, रेडिएशन में पेशेंट्स को डर रहता है कि चेहरे में स्किन काली हो जाती है, हमेशा के लिए वो कालापन बना रहेगा। अब इवन रेडिएशन में एडवांसमेंट ऐसे है जहाँ पे हम बहुत लिमिटेड एरिया पे ही रेडिएशन देते हैं और वो कालापन या जो खिंचाव है वो भी 1.5 से 2 महीने में रिकवर हो जाता है। कीमोथेरेपी में भी अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब इम्यूनोथेरेपी हमारे पास ऑप्शन रहता है उन पेशेंट्स के लिए भी जो लास्ट स्टेज की तरफ आते हैं, उनमें भी हम लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकते हैं। कीमोथेरेपी का जो मेजर साइड इफेक्ट रहता है कि बाल निकल जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, अब उसके लिए भी चीज़ें हैं। स्कैल्प कूलिंग कैप्स आते हैं जिसमें हेयर ग्रोथ वापस तुरंत आ जाती है। न्यूट्रिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट अब ऐसे आ गए कि पेशेंट को उतनी वीकनेस नहीं रहती। तो इस वजह से जो मेजर साइड इफेक्ट्स आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थे, अब वो काफ़ी कम हो गए हैं। अब उनको ठीक करना ज़्यादा आसान हो गया है। आसान हो गया है, लेकिन कितना टाइम लगता है अगर ये पूछा जाए इस पूरी प्रोसेस में? अराउंड हम ये मानते हैं कि पूरी सर्जरी का पूरा जो ट्रीटमेंट है, सर्जरी प्लस रेडिएशन, ये एक 100 डेज का पैकेज जैसा रहता है। अच्छा। ये फ्रॉम द डे ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट टू कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट 100 डेज किसी भी स्टेज का? जनरली ये 3rd या 4th स्टेज का है। ठीक है। फर्स्ट या सेकंड स्टेज में रहते तो सर्जरी से ठीक होते हैं, 15 से 20 दिन में पेशेंट इज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। ओह, दैट्स अमेजिंग। जी। क्या डेंटल हाइजीन का ध्यान न रखने से भी कैंसर होता है? कई सारे लोग अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते, ये भी एक रीज़न होता है। डेंटल हाइजीन से कैंसर नहीं होता, पर कैंसर बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंटल हाइजीन अगर अच्छी मेंटेन न की जाए तो जब भी ओरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिंजिवाइटिस रहते हैं, मस्कुडो का इन्फेक्शन रहता है, दांतों में केरीज रहता है, ये एसिडिक पीएच बनाता है। एसिडिक पीएच में कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये वो पेशेंट्स रहते हैं जिनमें ऑलरेडी वो टोबैको ले रहे हैं, टोबैको के माइनर चेंजेस आ चुके हैं, और अब क्योंकि ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन नहीं है, उस एरिया का एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक है, इस वजह से कैंसर बनने की चांसेस हायर साइड पे रहते हैं। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथपिक तो यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो ऑलपिन यूज़ कर ले, या कभी कोई जो भी दिख गया उसको यूज़ कर लेते हैं। ये भी क्या कभी रीज़न बन सकता है कैंसर के लिए? कैंसर का नहीं, पर दांतों के इन्फेक्शन के, मसूड़ों के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए अगर पेशेंट्स को इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो डेंटल फ्लॉस, मेडिकल फ्लॉस आते हैं जो हर जगह ईजिली अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक या ऑलपिन जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो किस टाइप के कीटाणुओं से एक्सपोज है, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इन सबसे टिटेनस का भी डर रहता है, तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि इस टाइप की चीज़ें ना यूज़ करें। गार्गल्स, मेडिकल गार्गल्स बहुत सारे हैं, मेडिकल फ्लॉसेस अवेलेबल हैं, ये इजीली अपन यूज़ कर सकते हैं। बैड ब्रीथ जो हम लोग जनरली देखते हैं किसी के मुंह से कई बार आती है, क्या ये भी एक सिम्टम होता है क्या? ये सिम्टम दिखाता है कि ओरल हाइजीन उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब दांतों में कहीं केरीज बनी हुई हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन बना हुआ है, या टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, तो उनको तुरंत ही अपने आसपास डेंटिस्ट या ईएनटी सर्जन को दिखाना ज़रूरी है। राइट। अच्छा, कितनी चीर फाड़ होती है जब ओरल कैंसर को ट्रीट किया जाता है? अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। अच्छा। पहले ये होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बड़ा सा निशान दिखता था। अब अगर स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर्स हैं तो हम एक बहुत पतले निशान से कर लेते हैं, चेहरे पे कोई निशान नहीं आता है। इवन नेक के इंसिजन से हम इस तरीके से लेते हैं, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, एंडोस्कोपिक सर्जरी हो, जिसमें बाहर से देख के आपको समझेगा भी नहीं कि पेशेंट की सर्जरी हुई है। अच्छा। सिर्फ जब स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर्स रहते हैं या चमड़ी तक बीमारी आ जाती है तभी चेहरे पे निशान आता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम चेहरे पे बिना निशान के सर्जरी की जा सकती है। ग्रेट। तो अगर सिम्टम्स की बात की जाती है, एक बात बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जबड़े में या कान के पीछे दर्द होता है जी, क्या ये भी सिम्टम्स हैं? हाँ, ये एक सिम्टम है। अगर कोई भी कान की तरफ जाने वाला दर्द या बोन में रहने वाला दर्द 15-20 दिन से ज़्यादा रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए हुए हैं। पर ये दर्द इन्फेक्शन में भी हो सकता है। दांतों का अगर इन्फेक्शन रहे, टॉन्सिल का इन्फेक्शन रहे, जीभ के नीचे का इन्फेक्शन रहे, लार ग्रंथियों का इन्फेक्शन रहे, तब भी इस टाइप का दर्द होता है। पर ये सारे दर्द जनरली एंटीबायोटिक्स के 5 दिन के कोर्स को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अच्छा। तो जब भी इस प्रकार का कोई दर्द रहे, हर फिजिशियन, हर जनरल सर्जन या ईएनटी सर्जन 5-7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। इफ़ द रिस्पॉन्ड वेल, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आता है तब फिर हमें कैंसर का डर रहता है, तब सिटी स्कैन या एमआरआई करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ओरल कैंसर की भी कोई पर्टिकुलर एज हो सकती है कि इस एज में जल्दी समझ में आता है या इस एज से हो सकता है?
हाँ, आज तक का जो प्रचलन था वो हम देखते हैं कि एल्डरली ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा मिलता था। ठीक है। 45-50 साल की उम्र के ज़्यादा, हमारे 40% पेशेंट 50 साल से ज़्यादा की उम्र के रहते हैं। ओके। पिछले 6-7 साल में हमने ये ट्रेंड यंगर एज में भी आते हुए देखा है। पहले हम हार्डली कोई 20-22-25 साल के पेशेंट्स देखते थे, अब ये हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। 22 साल की उम्र, 25 साल, 28 साल की उम्र में पेशेंट्स आते हैं और यंगर पॉपुलेशन में कैंसर ज़्यादा अग्रेसिव रहता है। ये हमारे लिए चिंताजनक है। अच्छा, ओरल कैंसर से वैसे बचने के लिए मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई हम लोग कोई सुपर फूड बता सकते हैं, लेकिन कौन सी बेसिक प्रैक्टिस आदमी करे स्मोकिंग और टोबैको को छोड़ के, तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है? हम जो सबसे कॉमनली चीज़ बोलते हैं यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, लोग टैबलेट्स या कैप्सूल्स की तरफ सोचते हैं। द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आर फ्रूट जूसेस। अगर हम दिन में 1 ग्लास फ्रूट जूस लेते हैं, सैलेड्स लेते हैं, फ्रेश फ्रूट लेते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है। मल्टीविटामिन की चीज़ों में, चाहे हम वो ड्राई फ्रूट्स की तरह लें, मिल्क की तरह लें, ये भी हमारे शरीर में स्ट्रेंथ देता है ताकि इस टाइप की डिजीज़ पनपे ना। ठीक है। अगर बात की जाए कोकिलाबेन हॉस्पिटल की, यहाँ पर ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या कुछ एडवांसमेंट्स फिलहाल हैं? तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम लोगों ने 6-7 चीज़ें डेवलप की हैं विच आर एडवांस्ड, विच आर नॉट रियली अवेलेबल एवरीवेयर, पर इससे स्क्रीनिंग से लेके रिहैबिलिटेशन में हमें पेशेंट रिजल्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है। स्क्रीनिंग पर्पसेस पे देखें तो हम वेलस्कोप यूज़ करते हैं, नैरो बैंड इमेजिंग यूज़ करते हैं। छोटे से छोटा चेंज जो आज नहीं, मे भी आज से 6 महीने बाद कैंसर बन जाएगा, ये चेंजेस हम जल्द पकड़ लेते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अर्ली डायग्नोसिस, अगर हमको उसको रिमूव करना है, लेजर ट्रीटमेंट करना है, एंटीऑक्सीडेंट शुरू करना है, वो सब हम शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट को कैंसर बन ही नहीं पाता है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग जो जिससे पेशेंट के लाइफ पे नेगेटिव असर नहीं आता। दूसरा, सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, हम जल्दी रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाले हैं। हमारे यहाँ बेस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड प्लास्टिक रिहैबिलिटेशन है। इम्प्लांट से लेके सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिकंस्ट्रक्शन भी हम लोग रोज़ कर रहे हैं जी। कीमोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बेस्ट अवेलेबल कीमोथेरेपी है इन द मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स एज वेल एज लीस्ट साइड इफेक्ट के साथ में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रेडिएशन में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स जिसका साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा कम रहता है और हम उसको मॉड्यूलेट कर पाते हैं। बहुत सारी जगहों पे रेडिएशन का 1 डोज फिक्स हो जाए, वही पूरा 1.5 महीना रेडिएशन चलता है। हमारे यहाँ पे वी कीप ऑन चेंजिंग द डोज। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमको लगता है ज़रूरत कम है, उतना उतना नैरो रेडिएशन का फील्ड किया जाता है, उतना डोसेज चेंज कर दिया जाता है ताकि पेशेंट में साइड इफेक्ट कम से कम हो। राइट। FTSS एक ऐसी फैसिलिटी है जो मेरे ख्याल से इंदौर में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में, दैट इज कोकिलाबेन हॉस्पिटल। इसका फ़ायदा पेशेंट को किस तरह से मिलता है? फुल टाइम स्पेशलिस्ट का अवेलेबल होने से सबसे बड़ा एडवांटेज पेशेंट को ये रहता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, सुबह 6 बजे से लगे या रात की 2 बजे तक भी लगे, तब भी हम लोग 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। दूसरा, जब फुल टाइम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, केयर में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है एंड पेशेंट को एक जो पर्सनलाइज्ड केयर मिलती है वो सिर्फ FTSS सिस्टम से मिल सकती है। फ्रीलांसिंग या विजिटिंग सिस्टम्स में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जब एक ही हॉस्पिटल में हर सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहे तो पेशेंट की चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रहे, चाहे वो कैंसर रिलेटेड रहे या कैंसर पेशेंट्स में किडनी की बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है, इन सब के लिए भी हर एक ही सेंटर पे सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहते हैं 24/7। बिफोर वी रैप अप द शो, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो क्या होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अवॉइड टोबैको, डिस्करेज टोबैको। अवॉइड स्मोकिंग, डिस्करेज स्मोकिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अल्कोहलिज्म भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। वंस इन अ वाइल सोशल ड्रिंकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट टू हैव 30 ml ऑफ ड्रिंक वर्चुअली एवरी वीक इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये चीज़ों को हमें ध्यान देना है। हमें अपनी आने वाली जनरेशन पे ये प्रपोगेट करना है कि it's not cool to have tobacco, it's not cool to have alcohol. It's better to have a healthy lifestyle rather than a lifestyle which is affected with diseases and cancer. Right. थैंक यू वेरी मच सर, ये बातें हमसे करने के लिए। आई एम श्योर इसको सुनकर बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।